नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो जो लिखा हुआ है ये ऊपर सबसे हेडिंग वाक्य शुद्धि। आप समझ गए होंगे, सामान्य हिंदी की बात हो रही है, जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में हमने आपको वाक्य शुद्धि जो टॉपिक है वो शुरू की थी और 3 या 4 नियम हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन भाई बहनों ने या जिन दोस्तों ने वाक्य शुद्धि टॉपिक जो पिछला क्लास हमारा था वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां हर सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। जनरल हिंदी का अलग मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग मिलेगा, भारत के भूगोल का अलग मिलेगा, उर्दू के अहम शोरा का अलग मिलेगा, उर्दू अदब दास्तान अलग मिलेगा, जनरल साइंस का अलग मिलेगा। अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। हिस्ट्री का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग मिलेगा। तो जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, तो वहां पे अलग अलग फोल्डर बना हुआ है और एक एक फोल्डर में जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारे चीज वहां पर मौजूद है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी का जितना भी टॉपिक हमने आज तक पढ़ाया है पिछले 1-1.5 महीने से, वो सारे टॉपिक उस जनरल हिंदी के फोल्डर में मौजूद हैं। आप कभी भी जाकर वहां पढ़ सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि कैसे करेंगे इसके संबंध में हमने 3 या 4 नियम बताए थे। तो 3 या 4 नियम के बाद 3 नियम या 4 नियम फिर हैं, उसी क्रम में 3 या 4 नियम और हैं जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ इस क्लास में। तो जब ये तीनों नियम आप समझ जाएंगे तब फिर वाक्य शुद्धि आपके लिए हलवा हो जाएगा। 3 नियम 4 वो 4 नियम और 3 नियम ये। तो इन नियमों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम एग्जाम्पल देंगे कि आप अच्छे से समझ जाएं। इन तीनों नियमों के बाद में हम आपको इसको मिटा करके फिर से एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन संयुक्त रूप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे इस तीनों नियम के बाद में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कहने में तो बहुत आसान लगेगा, वाक्य शुद्धि करना है, कहने में बहुत आसान है, लेकिन उनमें भी जो नियम हैं वो नियम अगर नहीं पता है तो आप आसान चीजों को गलत कर देते हैं और नंबर आपका कम हो जाता है और रैंक में रह जाते हैं पीछे। ठीक है साथियों, तो आइए समझते हैं 4 नियम। वो आप देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां जनरल हिंदी नाम का फोल्डर है। उस फोल्डर को जब आप खोलेंगे तो सारे क्लास आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वहां पर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं नियम, वाक्य शुद्धि के नियम, जो 3 नियम बाकी बचे रह गए थे। पहला नियम है पर और ऊपर का प्रयोग। कहां कहां पर का प्रयोग कर सकते हैं और कहां कहां ऊपर का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ये जानेंगे तभी आप वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे। तो देखिए, पर और ऊपर बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अब जैसे किसी ने कह दिया कि मेज पर किताब रखी है, अब वही किसी ने कहा मेज के ऊपर किताब रखी है, तो ऊपर यहां लगाए आप तो गलत हो गया। मैं बता रहा हूं, जो पर होता है ना वो सामान्य ऊंचाई के लिए होता है, और जो ऊपर होता है वो विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, देखिए लिखा हुआ है कि पर तथा ऊपर व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सही है, ये आप व्यक्ति और वस्तु की दोनों के लिए पर और ऊपर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कभी विशेष ऊंचाई की बात होगी, जैसे पहाड़ की बात हो रही है, या एक विशेष स्थान विशेष ऊंचाई की बात हो रही है, जैसे मैं इस ऑफिस में सबसे ऊपर हूं, मेरा ओहदा सबसे ऊपर है, तो एक विशेष ऊंचाई की बात हो गई, तो यहां पर ऊपर का प्रयोग हुआ। तो हम वही बता रहे हैं आपको कि पर का प्रयोग जो होता है, पर का वो एक सामान्य ऊंचाई के लिए होता है, और जो ऊपर का प्रयोग होता है वो एक विशेष ऊंचाई के लिए होता है। जैसे देखिए लिखा भी है
कि ऊपर विशेष ऊंचाई के लिए तथा पर सामान्य ऊंचाई के लिए, सामान्य ऊंचाई जो ऊपर होता है ये एक विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर जो होता है ये सामान्य ऊंचाई के लिए। एग्जाम्पल हम देंगे आपको। देखिए, हमने कहा पहाड़ के ऊपर मंदिर है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो ऊपर वहां इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि एक विशेष ऊंचाई थी, बहुत ऊंचाई की बात थी। फिर किसी ने कहा कि इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूं, इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूं, यानी कि एक विशेष स्थान ये रखते हैं, विशेष ऊंचाई रखते हैं, इसीलिए सबसे ये ऊपर है। तो हमने कहा ना, ऊपर जो शब्द है वो एक विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पर किसी ने कह दिया मेज पर किताब रखी है। अब यही अगर आप कर देते मेज के ऊपर किताब रखी है तो गलत हो जाता, क्योंकि ऊपर जो शब्द है वो एक विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पर है वो एक सामान्य ऊंचाई के लिए, जैसे ये मेज पर किताब रखी है, ये सही है। लेकिन अगर आप कर देते कि मेज के ऊपर किताब रखी है तो ये गलत हो जाता। मेज पर किताब रखी है, ये सही है। छत पर लोग बैठे हैं, छत पर लोग बैठे हैं, ये भी सही है। यही आप कर देते कि छत के ऊपर लोग बैठे हैं तो ये गलत हो जाता। छत के ऊपर लोग बैठे हैं तो ये गलत हो जाता। यहां आपको देखना है कि सामान्य ऊंचाई कहां पे है और विशेष ऊंचाई कहां पे है। तो आप पर और ऊपर का प्रयोग समझ गए एग्जाम्पल के साथ। अब हम आते हैं बाद और पीछे का प्रयोग। बाद और पीछे का प्रयोग यहां लोग जान नहीं पाते हैं। जो बाद का प्रयोग होता है वो काल बताने के लिए होता है, काल, और जो पीछे का प्रयोग होता है वो स्थान बताने के लिए होता है। कैसे? देखिए, काल का अंतर बताने के लिए बाद का प्रयोग होता है, काल का अंतर बताने के लिए बाद का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पर स्थान का अंतर बताने के लिए पीछे का प्रयोग होता है। इसका जो है एग्जाम्पल हम देंगे आपको। स्थान का अंतर अगर बताना है तो पीछे का प्रयोग होगा, और काल का अंतर बताना है तो बाद का प्रयोग होगा। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखें आप। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि उसके बाद वह आया, उसके बाद वह आया, यानी कि पहले वो आया और इसके बाद में वो आया। काल का निर्धारण यहां हो गया कि ये जब आया तो इसके बाद वो आया, यानी कि ये अगर 10 बजे आया होगा तो वो 10:15 बजे आया होगा या 10 बजे के बाद ही आया होगा। यहाँ काल का निर्धारण हो गया कि उसके बाद वो आया, तो ये काल का निर्धारण हो गया, यहाँ बाद शब्द का प्रयोग किया गया। यहीं पर अगर कहा जाता, यहीं पर अगर ये कहा जाता कि उसका घर पीछे छूट गया, उसका घर तो पीछे छूट गया, मतलब यहाँ स्थान का निर्धारण होना है तो उसका घर पीछे छूट गया, मतलब ये जगह नहीं है, स्थान वो वाला है जो छूट गया पीछे। तो स्थान का निर्धारण जब होना होता है तब पीछे शब्द का प्रयोग किया जाता है, और काल का निर्धारण होना होता है तब बाद का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बाद का प्रयोग हमेशा, आप भी ध्यान में रखिएगा, नोट भी करते चलिए, मेरी ये राय है, मेरा मशवरा है। काल का प्रयोग हमेशा बाद शब्द लगाकर किया जाता है, मतलब बाद का प्रयोग अगर करना है आपको तो इसका मतलब कि आपको काल निर्धारण करना है। काल निर्धारण के लिए ही बाद का प्रयोग होता है, बाद शब्द का प्रयोग। और जब कभी भी आपको स्थान का निर्धारण करना हो उस समय आप हमेशा पीछे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया है कि उसका घर तो पीछे छूट गया, इसका मतलब ये कि उसका घर यहाँ नहीं है, उस स्थान पे है, स्थान का निर्धारण यहाँ होना है। और हमने कहा कि मेरे बाद तुम आए, मेरे बाद तुम आए, यानी कि पहले मैं आया, यानी कि पहले मैं आया, मेरे बाद तुम आए, यानी कि मैं अगर इतने टाइम आया हूं तो तुम इतने टाइम के बाद ही आए हो, इतने टाइम के पहले नहीं आए हो। तो बाद का प्रयोग हमेशा काल निर्धारण के लिए होता है और पीछे का प्रयोग हमेशा स्थान निर्धारण के लिए होता है। तो आप ये नियम भी समझ गए, पिछला 4 नियम समझ ही गए थे, ये 5वां था और ये
6वां था। इसके बाद आता है नए और नए। नई और नई का शुद्ध प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? शुद्ध प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, इसको आप देखिएगा अभी। तो इसमें नियम ये है, नए और नए में आप अंतर स्पष्ट कर लीजिए। नए और नए, नई और नई लगता तो एक ही तरह से है, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होता है। देखिए, जिस शब्द के अंत में वर्ण या आया, तो हमने कहा कि जिस शब्द के अंत का, शब्द की बात हो रही है, जिस शब्द के अंत का वर्ण, लास्ट वर्ण या हो, जैसे ये या हो, लास्ट वर्ण या हो, तो उसका बहुवचन हमेशा ये होगा, बहुवचन हमेशा ये होगा। ये चीज आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमने आपको यही बताया कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण या आए, ये जैसे या, ये हमने लिखा या, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या आए उसका बहुवचन ये होगा, ये। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है नया, अब इसका अंतिम वर्ण या आया, लिखा है नया, इसका अंतिम वर्ण या आया, तो इसका बहुवचन हमेशा नए होगा, नए। आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अंतिम वर्ण या आया है तो हमेशा नए होगा, यहाँ पर एक मात्रा ये नए। जैसे गया है तो इसका अंतिम वर्ण या आया, तो ये हमेशा गए होगा, गए लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये नियम मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर या आया है अंत में वर्ण, अंतिम वर्ण, तो ये हमेशा ये होगा, मतलब गए। आया तो आए होगा। और एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर चाहिए है, जैसे चाहिए, तो जो चाहिए है ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, चाहिए लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये एक समझ लीजिए कि आपको ये नोट में हम लिखवाए दे रहे हैं, इसीलिए कि ये चाहिए हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही ये नियम है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस तरह से आप ये 5वां, 6वां और 7वां नियम समझ गए। अब इसको मैं मिटाकर आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा, तो देखिए मैं मिटाने जा रहा हूं। तो यहां आप लोग देख रहे हैं साथियों कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में हमने 7-8 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं आपको साफ दिख रहे हैं? हाँ, आपको बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। अब ये जो लिखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये जितने वाक्य लिखे हुए हैं 8 वाक्य, ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं। क्या है? अशुद्ध हैं, ये अशुद्ध वाक्य हैं। अब इन अशुद्ध वाक्यों को हम इधर शुद्ध करेंगे और समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। तो पहले वाक्य में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां अनेक लिखा हुआ है वो खुद एक बहुवचन हो गया, अनेक शब्द खुद एक बहुवचन हो गया। यहां पर अनेकों करने का कोई भी मतलब नहीं था, तो ये हो जाएगा गलत, अशुद्ध। इसका शुद्ध देखिए, श्री कृष्ण के अनेक, देखो यहां हमने अनेकों नहीं लगाया, अनेक नाम है, नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों अगर आप लिख देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, यहां अनेकों शब्द लगाने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहां लिखा है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आप तो आसानी से इसको कह देंगे हाँ ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अनेक, जैसे मान लीजिए लिखा है एक गाय,
पर्सन कितने हो गए, 1 2 और 1 3, 3 हो गए। लेकिन वो तीनों अलग अलग जो है लिंग में है। जैसे गाय 1 हो गया, 2 घोड़े हो गए और 1 बकरी हो गई। तो जब 3 चीजों को दिया गया है इसमें, गाय घोड़ा और बकरी, जहां 3 चीज दिए हों और कई कई हों, जैसे घोड़े 2 हैं, बकरी 1 है, गाय भी 1 है, 3 चीजें दी हुई हैं और इनका लिंग भी चेंज है। तो यहां पर जो लास्ट में जो लिंग रहता है, लास्ट में जो लिंग रहता है, लास्ट में बकरी है, लास्ट में जो लिंग रहता है वही लिंग लिखा जाता है शुद्ध वाक्य में। ये शुद्ध वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट में बकरी है और बकरी है पुल्लिंग, तो यहां चर रही है होना चाहिए, चर रही है। 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। रही इसलिए रहेगा क्योंकि जो लास्ट वाला लिंग है वो स्त्रीलिंग है, लास्ट वाला जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। तो जो लास्ट वाला लिंग रहेगा वही हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे आप, देखिए लिख रहे हैं 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी, और शब्द लगाओ और 3 हो, देखिए 2 से अधिक हो और शब्द लगा है। तो यहां पर 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी, लास्ट का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, रही रहेगा, तब ये शुद्ध वाक्य माना जाएगा। जो लास्ट वाला लिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा जाएगा। रही या रहे या रहा जो भी होगा वो लास्ट वाले लिंग के अनुसार ही रहेगा, तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध था। अब दूसरे पे चलते हैं, तीसरे वाले पे लिखा है बाघ और बकरी 1 घाट पर पानी पीती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ लास्ट लिंग बकरी है इसलिए पीती हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही है ना, बाघ है और बकरी है, और सिर्फ 1 वचन में है, बहुवचन में नहीं है ये। यहाँ पर बहुवचन में भी था 1, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोनों 1 वचन में है, दोनों 1 वचन में है, तब यहाँ पर लास्ट वाला नहीं देखेंगे, लास्ट वाला नहीं देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाघ और बकरी 1 घाट पर पानी पीते हैं। यहां पर लास्ट वाला लिंग नहीं देखा जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है तो पीती है हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों जो लिंग है वो सिंगुलर है, मतलब 1 वचन में है, बहुवचन में यहाँ कोई नहीं है, और 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है। यहाँ 2 से अधिक था, 3 था, तब लास्ट वाला लिंग देखा गया था और बहुवचन भी था इसमें। यहाँ पर 2 ही है और दोनों 1 वचन में है, गाय और बकरी 1 घाट पर पानी पीते हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा और ये अशुद्ध हो जाएगा। वहीं पर अगला एग्जाम्पल हम देखें कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो क्या ये सही है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा होगा ही नहीं, कई रेलवे का नहीं होगा भैया, कई रेलवे हो ही नहीं सकता है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा शुद्ध शब्द है, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। आप लोग जल्दबाजी में इसको शुद्ध कर देते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि लिखा है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यहां पर होना चाहिए कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शुद्ध वाक्य ये है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यहां लिखा था कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यही छोटा छोटा
गलती आप करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। फिर अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो लिखा हुआ है कि मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा। तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये बिल्कुल अशुद्ध है। संदेह बंदेह क्या होता है? मुझे संदेह है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। यहां पर यह होना चाहिए कि मैं समझता हूं कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। संदेह बंदेह का वह कोई काम नहीं है। मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले खत्म हो जाएगा, गलत है। मैं समझता हूं कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है आपका, इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो ये शुद्ध है या अशुद्ध है? ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है मैं बताता हूं आपको। ये अशुद्ध है। यहां पर ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई बड़ा आदमी कोई बड़ा आदमी अपने छोटे को कोई इनाम देता है या कोई पदवी देता है या ऐसा कोई जो है कोई चीज देता है जो किसी कार्य के लिए उसको दिया गया हो, या कोई बड़ा आदमी अपने छोटे को देता है, तब वहां प्रदान का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्रदान का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहां है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्र प्रदान नहीं करते हैं। छात्र अपने से छोटा, जब छोटा मुझे देगा, छोटा कोई अपने से बड़े को देगा कोई चीज, तो वो अर्पित करता है। प्रदान तब नहीं लिखा जाता है। प्रदान तभी लिखा जाता है जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने छोटे को देता है, और जब कोई छोटा व्यक्ति अपने बड़े को देता है तो वो अर्पित लिखा जाता है वहां। ये चीज समझ लीजिए आप, इसीलिए ये हो गया अशुद्ध। यहां पर होना चाहिए कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। क्योंकि छात्र छोटे हैं, पंडित नेहरू बड़े हैं, तो छोटा जब बड़ा को देता है तो वहां अर्पित शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई बड़ा अपने छोटे को देगा तो वहां प्रदान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए। इसलिए ये शब्द हो गया अशुद्ध और ये शब्द हो गया शुद्ध। अगला है देखिए 7वां, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। कोई कह सकता है ये शुद्ध वाक्य है? ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। लड़ियां नहीं होता है साथियों, कड़ियां होता है। ठीक है, कड़ियां। तो वो बस यहां इतनी सी गलती है, यहां प्रदान की गलती थी। ठीक है, तो वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है, ये होना चाहिए। वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है। कड़ियां होगा, लड़ियां कभी नहीं होगा। लड़ियां गीत में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर देते हैं और उनका हो जाता है गलत। अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है भारत सरकार ने तुम्हें भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था आपको 6वें वाले में कि जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को कोई चीज उपहार में देता है या कोई पदवी देता है तो वहां प्रदान शब्द का प्रयोग होता है। वहीं जब कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े को देगा
तब अर्पित शब्द का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार, जो भारत सरकार है वो बड़ी है, तो भारत सरकार ने तुम्हें भारत विभूषण की पदवी अर्पित की है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर होना चाहिए कि भारत सरकार ने तुम्हें भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। प्रदान शब्द का प्रयोग यहां हो जाता अगर, तो ये एक शुद्ध वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ अर्पित लिख दिया गया, इस वजह से ये एक अशुद्ध वाक्य हो गया। तो आपने देखा हमने शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के कई एग्जाम्पल दिए, और जब मैं नियम बता रहा था उस समय भी एक एक नियम के 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया है। अब आप मेरा जो ये शुद्ध वाक्य, अशुद्ध, शुद्धि और अशुद्ध वाक्य की जब आप वीडियो देख लेंगे दोनों, तब आप साथियों कभी भूलेंगे नहीं। इसी के साथ ये शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य मैं यही टॉपिक खत्म करता हूं। इसके बाद मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा अलंकार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे जूनियर का सुपर टेट हो, और चाहे जीआईसी का, जीआईसी में शायद नहीं आता, जीआईसी में हिंदी नहीं पूछा जाता, यूपी ट्रिपल एससी में हो, या फिर एसएससी के किसी पेपर में हो, या फिर प्राइमरी के सुपर टेट हो या जूनियर का सुपर टेट हो, यहाँ तक कि पीसीएस में भी हिंदी पूछा जाता है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आरओ में भी पूछा जाता है। कई ढेर सारी परीक्षाओं में हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो सामान्य हिंदी का जितना टॉपिक हमने पढ़ाया है साथियों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जब, तो वहां पर जनरल हिंदी नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसी फोल्डर में सारे टॉपिक्स जितने भी मैं पढ़ाता हूं रहते हैं, आप कभी भी जाकर वहां देख सकते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आप समझ गए। नियम आप देख लीजिएगा, पिछला 4 नियम और 3 नियम आज के, और बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल आप भी अपने तरफ से एग्जाम्पल करिएगा। वैसे मैं हिंदी का टेस्ट आपको करवाऊंगा। तो पूरा क्लास देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।